तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों को अन्नदाता की पूरी टीम के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं आशा करती हूं कि आने वाले वर्ष सभी किसान भाइयों को धन और धान्य से भरपूर समृद्धशाली बनाए और साथ ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भी लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अधिक पैदावार के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, जाड़े में अधिक उत्पादन के लिए अमरूदों के बागों का प्रबंधन, गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्ति के लिए बैंगन की फसल में रोग नियंत्रण। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगा रखे हैं तो उन्हें अपने बागों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी है ताकि उन्हें अधिक फलों की प्राप्ति हो, इस पर अपने अनुभवों को बता रहे हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान कृष्ण दत्त। ये हम जो हिमाचल में अमरूद की खेती कर रहे हैं तो ये हमारे हिमाचल में बहुत कम होता है, फिर भी हमने इसकी खेती की है तो हमारे अच्छी पैदावार होती है इससे और हम इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम से कम एक पौधे में 300-400 किलो निकाल लेते हैं जो हम आजकल 35-40 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो फिर भी हमने अच्छी पैदावारी कर रहे हैं हम इस अमरूद से। तो मतलब इसमें जो हमें सावधानियां रखनी होती है वो मतलब जैसे गर्मियों के महीने में हमें इसमें पानी की आवश्यकता होती है तो पानी देना होता है और जैसे अब ये आगे हमारे तैयार हो जाएगा तो उस टाइम इसमें एफिड वगैरह जैसे बीमारी होती है तो उससे काला पड़ जाता है ये अमरूद। इसके उस टाइम इसमें स्प्रे की ज़रूरत होती है तो हम इसमें स्प्रे का छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, जिससे इसकी बीमारी हट जाती है। तौलिया तो हमें करना पड़ता है इसके लिए ताकि इसमें अच्छी नीचे घास बिछा के अच्छा मतलब नीचे नमी रहे इसके नीचे, और पानी देते रहते हैं इसमें हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसमें पानी डालना पड़ता है हमें फल आने के टाइम। तो ये हम इसको 1-2 साल बाद ये फल देना शुरू कर देता है तो 3-4-5 साल में बढ़ता ही रहता है इसका। तो ये पहले समय में कुछ 100-150 किलो देगा, फिर 200 देगा, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता रहेगा। जितना बड़ा पौधा हो जाएगा फिर उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुनाफा होता रहेगा। उसके बाद जैसे पूरे फल तोड़ देते हैं तो आगे जैसे जनवरी फरवरी के महीने में इसकी काट छाट होती है तो हमें इसकी प्रोनिंग भी करनी पड़ती है ताकि इसका साइज़ ना घटे। मतलब अगर ज़्यादा इसमें पैदावारी हो जाती है तो मतलब इसका साइज़ छोटा पड़ जाता है। इससे हमें इसलिए इसकी जनवरी या फरवरी महीने में इसकी काट छाट करनी पड़ती है ताकि इसका साइज़ अच्छा रहे और हमें अच्छी पैदावार मिले। जो हमने है वो पौधे लगाए हैं जिससे मतलब हमें एक पौधे से जिससे हम 15-16 रुपया मिल जाता है एक पौधे से। हमें इससे बढ़िया मुनाफा हो जाता है। ज़्यादा इसमें मतलब कीटनाशक भी नहीं करते हम क्योंकि खाने वाली चीज़ है, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही छिड़काव करते हैं जो मतलब जिससे ये मतलब अच्छा रह सके और ठीक रह सके। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इसके अलावा अमरूद के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कृषि वैज्ञानिक
डॉक्टर हेम सिंह से। हमारी जो अमरूद की फसल है वो इस समय फ्रूटिंग हो रही है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें फ्रूट फ्लाई लगती है, फलों में सूड़ी बन जाती है। तो इससे ये फ्रूट फ्लाई उसमें अपने अंडे दे देती है और अंडे से वो सूड़ी निकल आती है, जिससे वो सूड़ी बन जाती है। तो किसान भाई, आप जैसा कि देखते हैं कि फल ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, कहीं आपको निशान नहीं लगता। फूल से छोटा फल बनता है, उसी समय हमारी जो फ्रूट फ्लाई है, जो कीट है, वो अपने अंडे दे देता है और वो उससे जो छोटे छोटे कीड़े निकल के फल को सड़ा देते हैं और फल खाने योग्य नहीं बचता। इसी समय से यदि किसान भाई हमारे उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे तो कीट नहीं लगेंगे। इसके लिए एक ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप आता है, तो मिथाइल यूजोनोल का ट्रैप है हमारे किसान भाई, और उसे लगा दें तो उससे ये ट्रैप में कलेक्ट हो जाती है और ये अमरूद को बाग को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसमें 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रैप लगाएं। तो किसान भाई हमारे ज़रा ध्यान दें कि इसमें जो जड़ों में है एक दीमक कीट होता है, आप जानते हैं कि जो ज़मीन में पाया जाता है, वो जड़ों को काट कर हमारे जो गुआवा की फसल है, अमरूद की फसल है, उसे नुकसान चाहता है। उसकी पहचान के लिए हम देखें कि ये हमारे कीट में लगा है, तो ये आप जड़ों पर इसकी पूरी एक टनल सी, मिट्टी की एक सुरंग सी बनाती हुई दीमक ऊपर चढ़ जाती है और जड़ों को भी खा, तने के ऊपर भी उसकी छाल को खाकर नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, इसकी पहचान के लिए हम दूसरा और भी कर सकते हैं कि कच्ची गोबर की खाद अमरूद के जो बाग हैं उनमें हम यदि डाल दें, गोबर डाल दें कई सारे पेड़ के आसपास, और फिर हम उसे जो है निकालें, तो उससे ये होगा कि 2 दिन बाद हमें देखें तो यदि दीमक वहाँ होगी तो गोबर की खाद में आ जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्लोरोपाइरीफास नामक दवा एक आती है, उसे लें और 10 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर उसे अमरूद की जड़ों में डालें, तो इससे रोकथाम की जा सकती है। इससे यदि रोकथाम करेंगे तो जो हमारे छोटे पौधे हैं 2-3 साल पुराने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उन पौधों में पहुंचाती है, और बड़े पौधों को भी यदि ज़्यादा मात्रा में लग जाती है तो सूख जाते हैं। तो इस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ से आपने टहनियाँ को जब हम छटाई करते हैं, तो छटाई करने के बाद जो टहनियाँ का बेस होता है, उस बेस में से इसके जो तना है, तना छेदक एक इसमें अंदर लग जाता है। तो यदि उस तरह का कीट लगाए, तना छेदक लगाए, तो वो टहनी को पूरी की पूरी टहनी को सुखा देता है, जिससे पौधा की हमारी टहनी सूख जाती है। उसे देख लें और उसे देखने के बाद उसमें किसान भाई हमारे सिरिंज से या तो मिट्टी का तेल भरने के बाद इसे गीली मिट्टी से बंद कर दें, तो हमारे किसान भाई इस तरह मैनेजमेंट करके जो अमरूद में लगने वाले कीट हैं उनसे बचा जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उन्हें उन्नतशील किस्मों के चयन के साथ साथ बीज बुआई की वैज्ञानिक तकनीकों का ध्यान भी रखना होगा। इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए मिलते हैं चंबा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चौधरी से। गेहूं जिला चंबा की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी अगेती और समय अनुसार बिजाई करने की किस्मों की बिजाई होती है। चंबा में 15 नवंबर से लेके जो है समय अनुसार खेती की जाएगी
गेहूं की जो समयानुसार किस्में हैं वो है HD 2960 और DPW 621-50। जैसे आजकल जो है वो चूहा नियंत्रण अभियान चलाया जा सकता है, क्योंकि चूहे जो हैं वो गेहूं की फसल में ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो किसान भाई आजकल जो है बिजाई से पहले से वो एक इकट्ठा मिलके जो है अभियान चलाएं और जितने भी चूहों के बिल हैं उनको भरें, और 1-2 दिन बाद देखें जो बिल जो है जहाँ से मिट्टी निकलेगी उन बिलों में जो है वो चूहे मारने की जो है दवाई जो है वो डालें। गेहूं की बिजाई करने से पहले किसान भाई अपने खेतों जुताई ठीक ढंग से कर लें और उसमें जो गलीसड़ी गोबर की खाद है उसको मिला लें। बीजोपचार करने के लिए 1 किलो बीज के साथ जो है विभिष्टिन उसको मिला के अच्छी ढंग से उपचारित बीज की बिजाई करें। वैसे तो किसान जो है वो छट्टा देके इसकी बिजाई करते हैं, परंतु यदि जो है इसकी बिजाई जो है वो 22 सेंटीमीटर के तारों में की जाए और 5 सेंटीमीटर गहराई तक की जाए तो अच्छे परिणाम आते हैं। 5 सेंटीमीटर से नीचे भी चला जाए तो भी जो है अंकुरित प्रभावित होता है, तो इसका तरफ भी ध्यान रखें। ये जो उपचारित बीज है समय अनुसार जो बिजाई गेहूं की किस्म की बिजाई करेंगे तो 8 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से डालना चाहिए। इससे कम और अधिक बीज डालेंगे किसान भाई तो भी उनका ही नुकसान होगा। उर्वरक जो मिश्रित खाद है 12-32-16 जो है वो 16 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से डालें, परंतु ये जो है इसकी जो मात्रा जो है वो मिट्टी परीक्षण आधार पर ही डाली जाए तो अच्छे परिणाम आते हैं। इसके साथ साथ भी एग्रोबिट या कोई ऐसा कोई लवण मिक्सर हो तो वो भी 1 किलो प्रति कनाल के हिसाब से यदि उसमें डाला जाए तो अच्छे परिणाम आते हैं। इसके साथ साथ ही कहीं खेतों में दीमक का हो तो भी वो बीजोपचार के साथ ही 4 मिलीलीटर जो क्लोरपाइरिफॉस दवाई है उसको 1 किलो बीज के साथ का भी उपचार हो जाए तो दीमक से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है, इसकी जो ताज जड़ होती, जैसे नीचे वाले स्थानों में तो 22-23 दिन के बाद निकल पड़ती हैं, परंतु ऊंचे के क्षेत्रों में जो है ये 27-28 दिन के बाद जो है ताज जड़ें निकलती हैं। तो उस समय यदि खेतों की सिंचाई कर दें और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो दी जाए तो जो है 25% जो पैदावार में बढ़ोतरी होती है। 40-45 दिन के बाद खरपतवारों का नियंत्रण करना भी बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए जो आइसोपट्रोन दवाई है वो 35 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो वो जो है जो हमारी टेलरिंग स्टेज है, मैक्सिमम टेलरिंग स्टेज जो है उस पर सिंचाई दी जा सकती है। जहाँ पे जॉइंटिंग स्टेज है वहाँ पे पानी दिया जा सकता है, और जब बालियाँ निकल के जो दूध पड़ता है उस स्टेज पे भी पानी की बड़ी आवश्यकता होती है, तो इसके भी ध्यान रखें। प्रदेश में हमारे जिन किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगा रखी है तो मौसम में बदलाव के कारण फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों एवं रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो आप फसल में इन कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे ताकि गुणवत्ता युक्त पैदावार मिल सके, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK सिंह। किसान भाई, अभी आपके
पर क्षेत्र पर बैगन की खेती किया गया भी है और नया रोपनी भी करने की तैयारी चल रही है। तो इस समय आप किसान भाई देखेंगे जो पहले से बैगन आप लगाए हैं या जो लगाने वाले हैं, इसमें एक कॉमन बीमारी है। वह बीमारी का नाम है जीवाणु उकठा रोग, जिसको बैक्टीरियल विल्ट भी कहा जाता है। इस बीमारी को जो जीवाणु काउज करता है उसका नाम है सीडोमोनास सोलेनेसियरम। आप देखेंगे कि ये जो जीवाणु है मिट्टी में उपलब्ध रहता है और पौधों के जो कोमल जड़ हैं, जो टर्सरी जड़ हैं, जिससे कि पोषक तत्व लेते हैं, या जो मेन जड़ है उस जड़ को बैक्टीरिया काउज करता है और उसको गलाता है, सड़ाता है, फिर पूरे पौधा अचानक सूख जाता है और गल जाता है। आप उस प्रभावित पौधे को उखाड़ेंगे, बीच में चीरा लगाकर साफ शीशे के गिलास में साफ पानी रखकर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उस प्रभावित जड़ को हटाकर गिलास में रखे पानी को हिलाएंगे तो पानी का रंग दुधिया हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि आपका फसल जीवाणु रोग से ग्रसित है। किसान भाई, इस तरह का जो आपका खेत में लक्षण दिखाई देता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो प्रभावित पौधे हैं वो पौधे तो फिर आप जीवित नहीं होंगे। एक पौधे यदि प्रभावित हैं, आप छोड़ देंगे तो उसके आसपास के जितने पौधे हैं वह प्रभावित होगा जीवाणु से। इसके कई एसोसिएट होते हैं या एसोसिएशन होता है। निमेटोड बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, या आप जो निकौनी कमौनी करते हैं उस जड़ को कोड़ते हैं तो जो खुरपी में कुदाली में बैक्टीरिया लगता है, फिर प्रभावित जो स्वस्थ पौधा है उस वहाँ तक पहुँच जाता है। या जो आप सिंचाई करते हैं तो एक जगह बैक्टीरिया है तो पानी के बहाव में दूसरी जगह भी चला जाता है उसका सेल और जड़ को प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से आप किसान भाई एक चीज़ जान लें कि प्रभावित पौधे को मिट्टी सहित एक कंतरा में या कढ़ाई में उसको मिट्टी से उठा लें, खेत के बाहर उसको आग लगाकर आग के हवाले कर दें। तत्पश्चात आप जिस कुदाली से खुरपी से उखाड़े हैं उस कुदाली खुरपी को अच्छा से उसको साफ कर लें पानी में। उसके बाद फिर आप निकौनी कमौनी में उस औजार को काम में लाएं। उसके बाद ये ध्यान देने वाली बात है कि आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लैटॉक्स 50 या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ बेविस्टिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगभग 50 से 100 मिलीग्राम आपको देना है 1 लीटर पानी में, और 1 लीटर पानी में आपको लगभग 1 ग्राम बेविस्टिन देना है। और उसके प्रभावित पौधे या जो आपका जहाँ पर प्रभावित जो खेत हो गया बैक्टीरिया से, उस खेत के सभी पौधों को जड़ को आप उस घोल से उपचारित कर दें। फिर 10 से 12 दिन के बाद आप उपचारित करें तो आपका यह रोग फैलने से रुकेगा और जो बचे पौधे हैं वह स्वस्थ होगा। इसके पहले ध्यान देने की बात यह है कि जो बैगन आप लगाते हैं उस बीज को बीज स्थली में उपचारित आप किए कि नहीं। उपचारित नहीं किए तो आगामी जब ऐसा प्रयोग करेंगे तो जरूर उपचारित करके लगाएं। बेविस्टिन के घोल में उपचारित करें, बैक्टीसाइड के घोल में उपचारित करें। उसके बाद आपको करना है कि जो जड़ उखाड़ते हैं रोपने के लिए उस जड़ को भी आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और बेविस्टिन का घोल बनाकर उसमें आप आधा घंटा जड़ को छोड़कर रोपनी करें। तत्पश्चात आप देखेंगे कि आपका फसल ये प्रभावित होने से बचा। उसके पहले यदि सस्टेनेबल टेक्निकल अपनाते हैं जिसमें कि टिकाऊ खेती होता है, कम दवा और अधिक जैविक खाद या जैविक रसायन का प्रयोग करें तो उसमें जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हुआ, नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड हुआ, ये सब का प्रयोग आप करेंगे तो आपका गुणवत्ता युक्त फसल भी होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान।
भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, कितना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। रंगीन मछलियाँ काफ़ी लुभावने रूप की होती है और इसके कारण इन्हें लिविंग ज्वेल्स भी कहा जाता है। चूँकि रंगीन मछलियाँ काफ़ी महंगी होती है, ठंड के समय में इन पर ध्यान देना भी काफ़ी आवश्यक होता है। चूँकि गर्मी के दिनों में एक्वेरियम के पानी का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है, जबकि यही ठंड के समय में घटकर 10 डिग्री या उससे नीचे तक चला आता है, जो कि इन रंगीन मछलियों के लिए काफ़ी घातक होता है। अतः ध्यान देने वाली बात यह है कि शीतलहर के समय एक तो अपने एक्वेरियम को घर के अंदर रखें, जो कि बाहर के तापमान से या बाहर के वातावरण से संपर्क में ना हो। दूसरा, अपने एक्वेरियम में इमर्शन हीटर जिसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ हो का प्रयोग करें। यह थर्मोस्टेट आपके एक्वेरियम के जल का तापक्रम 20 से 24 डिग्री के बीच में हमेशा बनाए रखेगा, जो कि इन मछलियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा अपने एक्वेरियम फिश में एज यूजुअल अपने आहार को देते रहें, जो कि उच्च प्रोटीन वाला हो, फ्लोटिंग फीड हो, क्योंकि फ्लोटिंग फीड मछलियों के लिए रंगीन मछलियों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पानी में तैरती रहती है, जिसके कारण प्रोटीन सतह पर जमा नहीं हो पाती है और इनका उपयोग वो कर लेते हैं। ठंड के समय में एरेटर का प्रयोग 1 से 2 घंटे के लिए दिन के समय में ही करें। रात्रि के समय में एरेटर का प्रयोग या उपयोग को कम कर दें। अगर रोग की बात करें तो साधारणतः ठंड के समय में फंगल डिजीज़ होने का संभावना ज़्यादा बना रहता है, तो इसके लिए आप अपने मछलियों को निहारें। मछलियों को जब आप निहारेंगे तो आप पाएंगे कि उनके शरीर पर उजला उजला रुई के फोहा की तरह कुछ अगर दिख रहा हो, जैसे ब्रेड में फंगस लगता है तो आप दिखाई पड़ता है उजला उजला उसमें रेशा की तरह निकला हुआ होता है, वैसे ही मछलियों के शरीर पर भी ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो आप ये समझें कि ये एक फंगल डिजीज़ है या फंगस से हुआ रोग है। और अगर ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो नमक का घोल 2 से 3% नमक का घोल, जो घर में आप नमक खाते हैं वो नमक आप यूज कर सकते हैं। नमक का घोल बनाएं 1 लीटर पानी में 2 से 3% नमक डालकर, और इसमें बाथ ट्रीटमेंट का मतलब होता है लंबे समय तक, आधा घंटा से 1 घंटा तक इसमें मछली को अपने डाल करके छोड़ दें। रोग की सीवियरिटी है बहुत ज़्यादा, पूरे शरीर पर अगर फैल गया हो रोग तो इसी नमक के घोल में नमक का प्रतिशत बढ़ाते जाएं। और अभी आपने शुरुआत में 2 से 3% किया था, फिर 1% इसमें बढ़ा दें, मतलब 4% हो गया। फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद इसको 1% और बढ़ा दें। 6-7% तक जाने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करें, जिससे नमक की प्रतिशतता घटती जाएगी। और इसी क्रम में आप अपने एक्वेरियम के जल को भी साफ कर लें। जल को साफ करने का मतलब एक्वेरियम को ही साफ कर लें, जल को फेंक दें और नया पानी उसमें रखें। पानी रखने से पहले अपने एक्वेरियम को 2 ppm या 2 ग्राम प्रति लीटर KMNO4 के सॉल्यूशन से धो लें और उसके बाद फिर से पुनः पानी भरें और इसके बाद अपने मछलियों को रखें। अगर
कम मात्रा में फंगल डिजीज अगर सीवियर नहीं है तो आप एक घंटे का ट्रीटमेंट या आधे घंटे का ट्रीटमेंट अगले 2-3 दिन तक कंटिन्यू करें। अपनी मछली को निकालें, नमक के घोल में रखें और वापस फिर एक्वेरियम में डाल दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। दुग्ध उत्पादन हेतु पशुओं के लिए जई और बरसीन की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से पुनः सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।